अजित डोवाल एक प्रमुख भारतीय खुफिया अधिकारी थे। प्राइम मिनिस्टर के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। उन्होंने आतंकवाद, बॉर्डर डिस्प्यूट्स और साइबर थ्रेट से निपटने सहित भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अजित जी को रणनीति और सुरक्षा मामलों में एक्सपर्ट माना जाता है। भारत की रक्षा और सुरक्षा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते हैं। भारत के हितों की रक्षा के लिए उनके दृष्टिकोण और समर्पण ने देश के सुरक्षा विशेषज्ञ प्रतिष्ठान में एक प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति के रूप में उनकी पोजीशन है। 2024 में फिर से बीजेपी गवर्नमेंट आई और नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने। इसके साथ ही अजित डोवाल जी थे, वो भी तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। अजित डोवाल जी हमारे देश के 5वें एनएसए है। एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। 2014 से 2024 तक वे 3 बार एनएसए बन चुके हैं, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर रैंकिंग के साथ। वे एनएससी के सचिव और पीएम मोदी के प्राथमिक सलाहकार हैं। उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। अजित डोवाल जी ने अपने कार्यों की जानकारी कभी भी मीडिया के सामने नहीं दी है। उनके कार्यों के बारे में जो हम लोगों को पता चला है वो उनके सीनियर्स, उनके कलीग्स, पुलिस डिपार्टमेंट, इनके कुछ किताबें और इन्होंने जो बाहर मीडिया के सामने जानकारी दी है उसके थ्रू। मतलब जितनी भी जानकारी हमारे सामने है वो मतलब कम से कम है। मुझे नहीं लगता है कि अजित डोवाल जी ने अपनी जिंदगी की सारी चीजें बाहर मीडिया में कभी बोली है। अब लेते हैं थोड़ी सी जानकारी अजित डोवाल जी के पर्सनल लाइफ के बारे में। अजित डोवाल जी का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड में एक मेजर के घर में हुआ था। अजित डोवाल जी की जो स्कूलिंग थी वो आर्मी स्कूल से हुई। इसके बाद अजमेर मिलिट्री स्कूल से उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की। उनका पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद उन्होंने तुरंत यूपीएससी के एग्जाम दिए और यूपीएससी के पहले ही अटेम्प्ट में वो पास कर गए और आईपीएस बन गए। इसके बाद 1972 में उनकी शादी हो गई। उन्हें 2 बेटे हैं। एक बेटा जो है वो बिजनेसमैन है और दूसरा बेटा पॉलिटिशियन है और वो बीजेपी के साथ काम करता है। 1968 में आईपीएस होने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग हुई केरला के कोट्टायम में एज ए एएसपी। वहां जाने के बाद कुछ ही दिनों में केरला के दूसरे एक गांव थेलेसरी में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के हुए थे। मारकाट बढ़ गई थी, लूटपाट बढ़ गई थी और केरला के जो होम मिनिस्टर थे करुणाकरन, वो मतलब परेशान हो गए थे इन सब चीजों से। और जो थेलेसरी की लोकल पुलिस थी उनसे ये सारे दंगे कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। इसके बाद करुणाकरन को किसी ने अजित डोवाल का नाम सुझाया। करुणाकरन ने अजित डोवाल जी को इस काम के लिए हायर किया। अजित डोवाल जी जब थैलेसरी पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले जो दंगाई एरिया था वहां पे उन्होंने खुद जाके राउंड मारा। वहां के जो लोग थे उनसे मिले, प्रॉब्लम क्या है उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश की। इसके बाद दोनों जो रिलीजियस ग्रुप थे मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों के जो लीडर थे उनसे मिले, प्रॉब्लम क्या है वो समझी और प्रॉब्लम समझने के बाद उन्होंने उस पर सोल्यूशन निकाला। इसके बाद दोनों लोगों को समझाया। दोनों लोगों को समझाने के बाद दोनों लोगों ने जो एक दूसरे का लूटा हुआ सामान था वो वापस कर दिया और कुछ नहीं बस 8 दिनों में अजित डोवाल जी ने ये सारा मैटर सॉल्व कर दिया। और इस बात की खबर दिल्ली के आईबी हेडक्वार्टर तक पहुंच जाती है कि अजित डोवाल जी ने बहुत होशियारी से ये मैटर हैंडल किया है। थैलेसरी की सिचुएशन अंडर कंट्रोल लाने के कारण उनको प्रशंसा तो मिली, लेकिन उन्हें इसके बाद सेंट्रल सर्विसेज से बुलाया जाता है। आईबी से दिल्ली में उनको बुलाया जाता है और यहाँ से उनका जो स्पाई मास्टर का सफर है वो शुरू हो जाता है। आईबी ज्वाइन करने के बाद अजित डोवाल जी कुछ दिनों तक डेस्क वर्क करते हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। एक्चुअली 1971 के जो आखिरी महीने थे उन दिनों में जो मिजोरम था वहां पे विद्रोह बढ़ गया था, अस्थिरता बढ़ गई थी। इसका जिम्मेदार था वहां का एक लीडर लाल डेंगा। और ये सब चीजें कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार आईबी से बात करती है और आईबी वाले अजित डोवाल जी को इस काम के लिए हायर करते हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन के मिजोरम और सिक्किम ये जो 2 स्टेट्स थे ये अब तक भारत के अंदर विलीन नहीं हुए थे। वहां का जो लोकल लीडर था लाल डेंगा वो क्या कर रहा था, उसके पास 7 खास कमांडर थे। इनके दम पर वो अपनी वहां पे पैरेलल सरकार चला रहा था। वो लोगों पे कंट्रोल कर रहा था और अपना एक देश बनाने का उसका प्लान था।
लेकिन भारत सरकार के लिए ये सिचुएशन बहुत मतलब क्रिटिकल थी, क्योंकि मिजोरम जो था वो भारत का एक पार्ट था, लेकिन अभी तक मिजोरम भारत के अंदर विलीन नहीं हुआ था। अजित डोभाल जी जब मिजोरम पहुंचते हैं, फिर वो ग्राउंड लेवल पे जाके अपनी स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। ग्राउंड लेवल पे जाके जब अजित डोभाल जी अपनी तहकीकात खत्म करते, तो उनको एक चीज समझ में आती है कि लाल डेंगा की जो असली पावर है ये 7 कमांडोज है। इसके लिए फिर अजित डोभाल जी एक प्लान बनाते हैं। ये पहले इन 7 कमांडोज को अपने साथ करने के लिए उनसे मिलना स्टार्ट कर देते हैं, इन लोगों के साथ खाना खाना, बैठना, गप्पे मारना, सुख दुख की बातें शेयर करना। इससे क्या हो जाता है, ये जो 7 कमांडोज थे इनका अजित डोभाल जी पे भरोसा बढ़ जाता है। और जब भरोसा बढ़ जाता है तो फिर आगे चल के अजित डोभाल जी इन 7 कमांडोज के सामने ये बात रख देते हैं कि भारत सरकार के साथ उनका जाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, बल्कि ये लोग अलग कंट्री चाहते थे, ये उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। ये चीजें समझाने के बाद 7 कमांडो में से 6 कमांडोज अजित डोभाल जी की बात मान लेते हैं, बस एक नहीं मानता है। लेकिन 6 कमांडोज भारत के साथ जाने के कारण लाल डेंगा की जो पावर खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट, और इसके बाद फिर लाल डेंगा के सामने कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और वो भी फिर भारत सरकार के साथ मीटिंग करके सारी बातें मानने के लिए बाउंड हो जाता है। 21 जनवरी 1972 को मिजोरम भारत के अंदर विलीन हो जाता है, भारत का स्टेट बन जाता है। और इसके बाद लाल डेंगा भी नाराज नहीं होता है, डोभाल जी के कारण वो भी मिजोरम का सीएम बन जाता है। मिजोरम की सेपरेटिस्ट मूवमेंट खत्म होने के बाद अब बारी थी नॉर्थ ईस्ट के ही दूसरे स्टेट की, सिक्किम की। मिजोरम का भारत के अंदर विलय होने के बाद एक बार फिर से अजित डोभाल जी को नॉर्थ रीजन के ही सिक्किम को भी भारत का पार्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, और इसके लिए अजित डोभाल जी को सिक्किम भेजा जाता है। अजित डोभाल जी जब सिक्किम पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि वहां की सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। जो सिक्किम में राज चल रहा था वो चल रहा था यूएस का, क्योंकि होता ऐसे है कि वहां का जो राजा है पालदेन मंग्याल, ये एक सीआईए एजेंट होप क्रूक से शादी कर लेता है, और इसी वजह से सिक्किम पे जो कंट्रोल था वो था यूएस का। और यूएस का कंट्रोल होने के कारण क्या होता है, भारत सरकार को खतरा महसूस होने लगता है। जब डोभाल जी सिक्किम पहुंचते हैं, डोभाल जी सबसे पहले अपने हिसाब से फिर से ग्राउंड लेवल पे जाके स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे घुल मिल जाते हैं। फिर डोभाल जी भारत सरकार की हेल्प लेते हैं, और वहां पे जो सिक्किम नेशनल कांग्रेस का लीडर था काजी डोरजी, उसको एज ए लीडर खड़ा करते हैं। लोगों को बोलते हैं कि काजी डोरजी को अगर वो लीडर के तौर पे खड़ा करते हैं, उनको अगर वोट देते हैं, तो उनकी जिंदगी में काफी कुछ अच्छे चेंजेस होंगे। और इसके बाद वहां पे इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन के बाद काजी डोरजी वहां पे पीएम बन जाते। एक्चुअली काजी डोरजी पीएम इसलिए बनता है क्योंकि ये सिक्किम जो था ये उस वक्त प्रिंसली स्टेट था, और वहां पे राजा का ही राज चल रहा था। ये काजी डोरजी पीएम बनने के बाद राजा गुस्सा हो जाता है, और फिर राजा क्या करता है, लोगों पे अन्याय करना स्टार्ट कर देता है। इसके कारण काजी डोरजी फिर से भारत सरकार की हेल्प मांगता है। भारत सरकार इस बार मिलिट्री के साथ वहां पे सिक्किम में पहुंच जाती है, और राजा का महल दोनों सील किए जाते हैं, राजा को बंदी बना लिया जाता है, और वहां पे फिर भारत सरकार का राज शुरू हो जाता है। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का स्टेट बन जाता है, और सीएम बन जाते हैं काजी डोरजी। काजी डोरजी के सीएम बनने के बाद राजा की पावर खत्म हो जाती है, और इसके कारण जो सीआईए एजेंट थी हुक क्रुक, वो उसे डिवोर्स देके चली जाती है। अजित डोभाल जी की वजह से मिजोरम और सिक्किम का विलय भारत के अंदर हो जाता है, और उनके इस कार्य के लिए 1975 में उन्हें प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिल जाता है। ये जो अवार्ड है ये पुलिस सर्विसेज में 14 साल पूरे होने के बाद मिलता है, लेकिन अजित डोभाल जी की सिर्फ 7 साल पूरे हुए थे और उन्हें ये अवार्ड मिला। केरल, मिजोरम, सिक्किम, इन सब के बाद अब बारी थी पंजाब के ऑपरेशन ब्लू स्टार की। ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था, ये था जो पंजाब के अंदर अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, इसकी इमारत में कुछ खालिस्तानी हथियार लेके घुस गए थे। उनको बाहर निकालने के लिए और उनकी मूवमेंट रोकने के लिए ये किया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 से 6 जून 1984 तक चला। ये 6 दिन भारत सरकार के लिए बहुत कठिन थे, क्योंकि ये जो खालिस्तानी थे ये स्वर्ण मंदिर के अंदर घुस बैठे थे, और इनको बाहर निकालना बहुत कठिन था। और ये खालिस्तानी पूरे पंजाब में अपना खौफ बना के रखे थे। उन्होंने भारत सरकार के सामने अपने अलग देश की मांग रखी थी, उनको खालिस्तान अलग चाहिए था। पंजाब को ये लोग खालिस्तान बोल रहे थे, और फिर इनकी मांगे पूरी करेंगे
तो बहुत सारे और प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं। भारत सरकार करे तो क्या करे, इस पे मीटिंग हो जाती है और मीटिंग के बाद फिर तय हो जाता है कि 5 दिन तो ऐसे ही चले गए लड़ाई में। अभी 6 जून 1984 को आर्मी को स्वर्ण मंदिर के अंदर भेजा जाता है और फिर वहां पे जो उनका लीडर होता है जनरल भिंडरावाला और उसका जो कमांडो होता है शाबेक सिंह, इन दोनों को मार गिराया जाता है और 1592 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। स्वर्ण मंदिर के अंदर 2 हत्याएं होती है, खून खराबा होता है और इससे सिख समुदाय की भावना आहत होती है। और फिर इस अपमान का बदला लेने के लिए सिख समुदाय, जो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनकी 31 अक्टूबर 1984 को हत्या कर देते हैं। इंदिरा गांधी जी की हत्या के दूसरे दिन से सिख विरोधी दंगे शुरू हो जाते हैं और इन दंगों में सिर्फ दिल्ली में ही 3000 सिख मारे जाते हैं और पूरे भारत के अलग अलग शहरों में 15 से 20 हजार के दरमियान सिख मारे जाते हैं। और फिर होता क्या है, ये जो खलिस्तानियों की अलग देश की मांग है, इससे भारत सरकार तंग आ जाती है। 84 और 86 में ऑलरेडी ये जो खलिस्तानी स्वर्ण मंदिर में घुसे थे, इनको बाहर निकालते हुए भारत सरकार के नाक में दम आ गया था। और फिर से वही घटना 9 मई 1988 को फिर से घट जाती है। स्वर्ण मंदिर में फिर से सिख समुदाय के कुछ खलिस्तानी जो आतंकवादी होते हैं वो घुस जाते हैं। इनमें जो ग्रुप्स होते हैं उनका नाम है भिंडरावाले टाइगर फोर्स ऑफ खलिस्तान, खलिस्तानी कमांडो फोर्स और खालसा के उग्रवादी। ये ऑलमोस्ट 170 के ऊपर लोग होते हैं स्वर्ण मंदिर के अंदर। फिर अजीत डोभाल जी क्या करते हैं, अपनी जासूसी दिखाना स्टार्ट करते हैं। वो रिक्शा वाला बन के स्वर्ण मंदिर के आसपास घूमने लगते हैं, इन लोगों से पहचान बढ़ाते हैं, दोस्ती करते हैं, फिर इन लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि वो पाकिस्तानी है। और इन लोगों को अजीत डोभाल जी पे इसलिए भरोसा आता है कि वो पाकिस्तानी है क्योंकि अजीत डोभाल जी की जो उर्दू है वो बहुत स्ट्रांग थी, मतलब उनकी कमांड थी उर्दू पे। तो इसके बाद फिर अजीत डोभाल जी इन लोगों के साथ स्वर्ण मंदिर के अंदर जाते हैं। वहां पे वो देखते हैं कि कितने लोग हैं, उनके पास क्या हथियार है, फिर इन लोगों से बातें करते वक्त उनका प्लान क्या है ये सब समझ लेते हैं और फिर ये सारी इंफॉर्मेशन अजीत डोभाल जी भारत सरकार को पहुंचा देते हैं। अब वक्त था ऑपरेशन ब्लैक थंडर का। तो एक्चुअली उसके पहले क्या होता है कि अजीत डोभाल जी ने पूरे मतलब छानबीन करने के बाद उनको एक चीज पता चली थी कि अंदर की इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई अगर काट देते हैं तो ये लोग बाहर आने के बाद इन पे अटैक करना आसान हो जाएगा। और फिर वैसे ही किया जाता है, पहले इन लोगों की इलेक्ट्रिसिटी काटी जाती है, वाटर सप्लाई काटा जाता है। फिर इनका जो एक लीडर था जागे सिंह, ये पानी पीने के लिए स्वर्ण मंदिर के बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है, एनएसजी के स्नाइपर्स उसे मार देते हैं और जंग छिड़ जाती है। एक्चुअली इस बार जो लड़ाई थी वो थी खलिस्तानी और एनएसजी के कमांडो के बीच में। तो एनएसजी के कमांडो ऑलमोस्ट 20 उग्रवादियों को मार देते हैं और 140 लोग सरेंडर कर देते हैं। ये लोग भी डोभाल जी के समझाने के बाद ही सरेंडर करते हैं। ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बाद अजीत डोभाल जी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। कीर्ति चक्र ये जो अवार्ड है ये एक्चुअली मिलिट्री वालों को दिया जाता है। अजीत डोभाल जी तो मिलिट्री से थे नहीं, लेकिन उनकी बहादुरी किसी से कम भी नहीं थी, इसलिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। 1972 में हमारे देश ने सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया। इसके बाद पाकिस्तान की जान जल गई और फिर उन्होंने सोचा उन्हें भी न्यूक्लियर टेस्ट करना है और फिर उनकी भी शुरुआत हो गई न्यूक्लियर टेस्ट के लिए। और फिर उन्होंने खान रिसर्च सेंटर में अपने न्यूक्लियर टेस्ट प्रोग्राम को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। उसके लिए उन्होंने चीन और नॉर्थ कोरिया से हेल्प ले ली। वैसे भी हमारे देश को पाकिस्तान से हमेशा धोखा होता ही रहा है। आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, इसकी जानकारी के लिए इनका क्या प्रोग्राम है, क्या चल रहा है, ये देखने के लिए हमारे एजेंट्स पाकिस्तान, चीन और नॉर्थ कोरिया भेज दिए। अब इसमें से पाकिस्तान जो भेजे गए वो थे अजीत डोभाल जी। अजीत डोभाल जी वहां पे इंडियन एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी बन के जाते हैं और फिर वहां जाने के बाद वो जासूसी करना स्टार्ट कर देते हैं। जो खान रिसर्च सेंटर है उसके इर्द गिर्द भिखारी बन के, मतलब भेस बदल के वहां घूमने लगते हैं। वहां जो खान रिसर्च सेंटर के अंदर कौन जा रहा है, कौन बाहर आ रहा है, कौन साइंटिस्ट है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम इंडिया भेज देते हैं। इसके अलावा जब मतलब खान रिसर्च सेंटर के अंदर तो घुसना नामुमकिन था, लेकिन फिर अब करे तो क्या करे, तो वो अपना दिमाग लगाते हैं और जो साइंटिस्ट बार्बर शॉप में जाते थे उनके जहाँ वहां पे जो बाल कटे हुए थे वो बालों का सैंपल लेके वो इंडिया भेज देते हैं। और बालों के सैंपल का जब रिजल्ट आता है टेस्ट का,
तब ये समझ में आता है कि ये न्यूक्लियर रेडिएशन से एक्सपोज्ड है। मतलब पाकिस्तान अपने आप को पावरफुल कर रहा है, स्ट्रांग कर रहा है, ये भारत को समझ में आ जाता है। तो ऐसा जासूसी दिमाग पाया था अजित डोभाल जी ने। बार्बर शॉप में जाओ, बालों को उठाओ, बालों को भेजो, फिर उसकी टेस्ट कराओ और फिर उसके टेस्ट से ये समझ लो कि हाँ न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है पाकिस्तान में। 1971 से 1999 तक अजित डोभाल जी को जो प्लेन हाईजैक है इसके ऑलमोस्ट कई सारे मैटर हैंडल करने पड़े, कई सारे मैटर में उनको निगोशिएट करने जाना पड़ा। तो 1971 से 1999 तक हमारे देश में 15 बार प्लेन हाईजैक हो चुके थे। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन IC 814 नंबर का 191 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को लेके नेपाल से दिल्ली आ रहा था। तभी उस वक्त हरकत उल मुजाहिदीन नाम के एक आतंकवादी ग्रुप के 5 आतंकवादियों ने उसे अगवा कर लिया और फिर वाया पंजाब दुबई होते हुए प्लेन कांधार ले जाया गया। उस वक्त कांधार पर तालिबानियों का राज था। जब अजित डोभाल जी कांधार पहुंच जाते हैं इन आतंकवादियों से निगोसिएशन करने के लिए, तब ये आतंकवादी डोभाल जी के सामने जो शर्तें रखते उसमें थे जो 36 आतंकवादी हमारे जेल में हैं उनको छुड़ाने की बात थी और दूसरा उन्होंने 200 मिलियन डॉलर मतलब 860 करोड़ रुपए मांगे थे। आतंकवादियों के और डोभाल जी के बीच में निगोशिएशन होता रहता है और फाइनल जाके 3 आतंकवादियों को छोड़ेंगे इस पर डोभाल जी मान जाते हैं। उस वक्त जो 3 आतंकवादी छोड़े गए उसमें से एक था मौलाना मसूद अजहर, दूसरा था अहमद जरगर और तीसरा था शेख अहमद उमर सईद। तीनों भी जैश ए मोहम्मद के मेंबर थे। इस प्लेन हाईजैक में एक पैसेंजर की जान चली गई थी और जाने ना गंवानी पड़े और रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए इन आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। अब बढ़ते कश्मीर की तरफ। कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा था और साथ ही में अलगाववादियों की संख्या भी, और इन लोगों को फंडिंग हो रही थी पाकिस्तान से। जब अजित डोभाल जी कश्मीर पहुंचते हैं तब वो ग्राउंड लेवल पे जाके जब स्टडी करते हैं तब उनको पता चलता है कि काफी जो कश्मीर के जवान हैं उनको पाकिस्तान बहका रहा है, उनका ब्रेन वॉश कर रहा है। तब उनकी मुलाकात होती है वहां के एक आतंकवादी नौजवान से, कूका पारे से। वो कूका पारे से मिलते हैं और फिर उनकी मीटिंग बढ़ने लगती है। वो कूका पारे को समझाते हैं और कूका पारे का ब्रेन वॉश करके उसे भारत की तरफ कर लेते हैं। और सिर्फ कूका पारे नहीं आता है, कूका पारे के साथ उसके 250 साथी भी भारत के साथ आ जाते हैं और इस बात से खफा पाकिस्तान बाद में इस बात का बदला लेता है। तो फिर 1996 में कूका पारे को डोभाल जी इलेक्शन में खड़ा करते हैं और कूका पारे MLA बन जाता है। लेकिन 2003 आते ही पाकिस्तान कूका पारे को मरवा देते हैं। इस किस्से से एक बात समझे आप लोग कि अगर भारत के साथ काम करेंगे, भारत के लिए काम करेंगे तो आपकी जिंदगी बेहतरीन बनती है। वही अगर आप पाकिस्तान के लिए काम करने जाते हो और अगर डिनाई कर दो किसी बात के लिए तो आपको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। अजित डोभाल जी इतने बड़े जासूस थे भारत में, मतलब उन्होंने रॉ के साथ भी काम किया, IB के साथ भी काम किया, पुलिस में भी काम किया। तो इतना सब करने के बाद भी एक बात यहाँ पे मन में आती है कि फिर अजित डोभाल जी ने कभी दाऊद को पकड़ने की कोशिश नहीं की। तो उन्होंने बहुत बार कोशिश की। खुद IPS ऑफिसर मीरा बोरवनकर बताती है कि किस तरह मिसकम्युनिकेशन हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। एक्चुअली हुआ ऐसे था कि अजित डोभाल जी ने 2 अंडरवर्ल्ड के लोगों को अपने साथ ले लिया था, उनको ट्रेन किया था, उनके साथ पूरा प्लानिंग कर लिया था कि जब दाऊद की बेटी की शादी होगी तो ये लोग पाकिस्तान जाएंगे, वहां से पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। दाऊद की बेटी की शादी में दाऊद को पकड़ने का प्लान अजित डोभाल जी ने किया था। लेकिन मुंबई पुलिस को खबर मिल जाती है कि ये 2 अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, ये होटल में रुके हुए हैं। तो वहां पे जाके जब पुलिस इन दोनों को पकड़ती है तब वहां पे खुद अजित डोभाल जी होते हैं। लेकिन मुंबई पुलिस अजित डोभाल जी का कुछ नहीं सुनती है, वे उन 2 अंडरवर्ल्ड के लोगों को लेके चली जाती है और इस कारण मीरा बोरवनकर और अजित डोभाल जी के बीच में काफी बहस होती है। दोनों एक दूसरे को सबक सिखाने का थ्रेट तक दे देते हैं। ये खुद मीरा बोरवनकर जी ने अपने इंटरव्यू में बताया है। मीरा बोरवनकर जी आगे ये भी कहती है कि मतलब मुंबई पुलिस का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि अजित डोभाल जी का जो प्लान था वो फेल किया जाए
और जो मुंबई पुलिस पे आरोप किया गया है कि उन्होंने जानबूझ के दाऊद को बचाने के लिए ये सब किया है, तो उन्होंने कहा कि ये भी सरासर गलत है, ये हो ही नहीं सकता है। उनके हिसाब से ये जो भी हुआ है वो पूरा के पूरा मिसकम्युनिकेशन के कारण हुआ है। इसके अलावा 27 फरवरी 2019 को भारतीय लड़ाकू विमान पाकिस्तान ने मार गिरा, तब फाइटर पायलट कमांडर अभिनंदन वर्तमान को पाक से छुड़ाने के लिए भी डोवाल जी को ही क्रेडिट दिया जाता है। 2014 में इराक के तिर्कित में 46 नर्सेज जब आईएसआईएस के चंगुल में फंस गई थी, तब डोवाल जी खुद इराक गए थे। उन्होंने बगदादी पे प्रेशर क्रिएट किया, इराक सरकार की हेल्प ली और खुद वो 40 नर्सेज को भारत वापस लेके आए थे। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का भारत में विलय होना हो, या फिर हिंदू मुस्लिम दंगे को रोकना, या फिर कश्मीर में जाकर आतंकवादियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें नई जिंदगी जीने का मौका देना, कूका पारे, लाल डेंगा, काजी डोरजी ऐसे बड़े नेताओं को बनाना, ये सारी चीजें चाणक्य नीति में होती है और ये अजीत डोवाल जी के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। हमारे देश के जेम्स बॉन्ड है वो, क्योंकि पाकिस्तान में जाके जासूसी करना कोई आसान बात नहीं है। तो ये रही इंफॉर्मेशन हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जी की। तो दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।